हाय स्टूडेंट्स, किसी भी शॉप के एंट्रेंस डोर पर वो जो पुल लिखा रहता है कई बार हमसे गलती से पुश हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। और इस अमेजिंग सीरीज में जिसमें हम आपके लिए न्यू एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है बच्चों एक्सप्लोरिंग फोर्सेज। ठीक है, तो आई थिंक फोर्स से आप समझ ही गए होंगे फोर्स क्या है। इट इज जस्ट अ पुश और पुल। ठीक है, एंड ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, असर डाल सकता है। अगर आप किसी भी चीज को पुश कह रहे हैं तो मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर रहे हैं। जैसे भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ये कार्ट लेकर जाते हैं तो वो पर्टिकुलर ट्रॉली आपसे दूर जा रही है, तो व्हाट यू आर डूइंग बच्चा, यू आर डूइंग पुशिंग। ओके, पुलिंग क्या है? जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने टुवर्ड्स लेकर आ रहे हैं, दैट इज पुलिंग। ओके, तो अब की बार जब भी वो ग्लास डोर ओपन करना है तो पुल पुश समझ के और उसी अकॉर्डिंग एक्ट करना है। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज जस्ट अ पुश और पुल जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ओके, फोर्स ऑलवेज रिजल्ट, फोर्स का रिजल्ट हमेशा यही रहेगा कि इंटरैक्शन हो रही है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और फोर्स की एसआई यूनिट दैट इज न्यूटन। ओके, ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। ग्रेविटी की वजह से ये एप्पल नीचे गिर रहा है। ओके, ये अगर आप पर्टिकुलर बॉक्स को मूव कर पा रहे हैं तो आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तभी ये बॉक्स मूव हो पा रहा है। मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। ऑलराइट, अब किसके बाद आता है बच्चा इसके सर्टेन और एग्जांपल। जैसे आप पुश कर रहे हो डोर को, यहाँ पर भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सूटकेस को पुल करना और आपकी बकेट को लिफ्ट करना, रबर बैंड को स्ट्रेच करना, एंड फोर्स हमेशा आप न्यूटन की यूनिट में ही मेजर करेंगे, जो कि किसके नेम की वजह से आया? सर आइजैक न्यूटन की वजह से ही आया है। अब इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, इम्पैक्ट्स भी होते हैं। फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले बच्चा, ये किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक बॉटल है बच्चा, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये बॉटल मूव करने लग जाएगी, अगर इसको रोलिंग फॉर्म में अगर मैं इसको मूव करा रही हूँ। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मूव होने के लिए कैपेबल है बिकॉज ऑफ द फोर्स। सेकेंड थिंग, इट कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट एज वेल। आप इस पिक्चर में देख लीजिए बच्चा, ये मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज अ बॉल, तो फोर्स की वजह से ये पर्सन क्या कर पा रहा है? इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप भी कर पा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग आती है, अब इसका तीसरा इफेक्ट रहता है बच्चा कि ये पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फास्ट या स्लो भी कर सकता है। ठीक है, तो एज यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर इटसेल्फ, ये पर्सन क्या कर रहा है? ठीक है, ये बॉल की स्पीड को या तो फास्ट कर रहा होगा या फिर स्लो कर रहा है। ठीक है, एंड उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर पा रहे हो फोर्स लगाकर। और एक और इंपैक्ट होता है, एक और इफेक्ट होता है, दैट इज यू कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल। अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का भी बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है, इसके इफेक्ट्स को एक बार फिर से देख लीजिए। आप स्पीड चेंज कर पा रहे हैं, आप डायरेक्शन चेंज कर पा रहे हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला पा रहे हैं या फिर उसे स्टॉप कर पा रहे हैं और उसकी शेप भी चेंज कर पा रहे हैं। दीज आर द इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स यू हैव टू लाइक कीप इन योर माइंड। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि आप एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं, मोशन में आ गई। ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, आप उसे स्टॉप कर रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप, जैसे ही आप बात करते हैं कैरम में या फिर बेसबॉल में, आप हिटिंग करते हैं। आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो या अपने डो को आटा मल रहे हैं, आटा नीड कर रहे हो, तो यहाँ पर आप शेप चेंज कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एग्जांपल्स के साथ आप सर्टेन इंपैक्ट्स और इफेक्ट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, क्या यहाँ पर कितने टाइप के फोर्सेज होते हैं? पहला होता है बच्चा कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट मतलब नाम ही आपको बता रहा है बच्चा, यहाँ पर फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो फिजिकल टच यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा फॉर श्योर। जैसे कि मस्कुलर फोर्स, ठीक है, आपकी मसल्स का एक्शन, आपने कोई भी वेट लिफ्टिंग की है बच्चों या फिर पुलिंग की है, पुशिंग की है, तो यहाँ पर आपने डंबल्स उठाए हैं तभी आप मस्कुलर फोर्स लगा पा रहे हैं। अदर ऑब्जेक्ट इज यू एंड द यू कैन से दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डंबल इटसेल्फ। सेकेंड थिंग, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चा, ये ऐसा फोर्स है जो किसी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है। इट विल अपोज द मोशन बिटवीन द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। अगर मैं चल पा रही हूँ बच्चा तो मेरी मोशन इस तरफ है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी
उसके ना रहते हुए भी फोर्स फील होता है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल हम भी अगर धरती पर हैं ग्रेविटी की वजह से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैं। अगर मैं इस पेन को नीचे गिरूंगी बच्चा, ये पेन नीचे ही जाएगा, ऊपर उड़ नहीं जाएगा हवा में, ग्रेविटी क्योंकि इसे नीचे पुल कर रही है। ओके, तो ये एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है उनके मास की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ फॉल करते हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चा, मैग्नेटिक फोर्स, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स आपका बिटवीन द मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में लगता है, जैसे कि मैग्नेट के बीच में लग सकता है, या फिर मैग्नेट और किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में लग सकता है। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी रहता है, ध्यान रखना, इसमें हमें रिपल्शन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा, यहाँ पर भी आपको अट्रैक्शन रिपल्शन देखने को मिलेगा बिटवीन द चार्ज ऑब्जेक्ट्स और चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट थिंग आती है अब मैग्नीट्यूड क्या होता है। बच्चों फोर्स का अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब फोर्स मींस कि वो कितने स्ट्रेंथ और कितने साइज से वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, इसको भी आप न्यूटन में मेजर करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप एक पुश लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, ये वीक होगा, अगर एक दूसरा पुश लग रहा है 15 न्यूटन का, तो मैग्नीट्यूड कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? ऑब्वियसली 15 न्यूटन वाला मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। हायर द मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा आपको असर और इम्पैक्ट और इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है कंबाइनिंग फोर्स के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स को हिलाने का ट्राई कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आगे उस बॉक्स को पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हम तीनों का फोर्स क्या होगा बच्चा? हम तीनों जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉक्स के ऊपर वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेट, अब फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो नेट फोर्स आपका सम ऑफ द मैग्नीट्यूड होगा। तो एग्जांपल 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, टोटल कर लीजिएगा, जितना न्यूटन आया वो आपका क्या होगा बच्चा? सेम डायरेक्शन में वो पर्टिकुलरली आपका बॉक्स मूव होगा, ठीक है। अगर आपका फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा भी जाता है, ठीक है। अगर आप फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो नेट फोर्स आपका डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड होगा। मैं यहां से धक्का मार रही हूँ, मेरा फ्रेंड सामने से उसे पुश कर रहा है, सामने से उसको क्या कर रहा है बच्चा? धक्का मार रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? डायरेक्शन लार्जर फोर्स वाली होगी, ठीक है। वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और मैं कम फोर्स अप्लाई कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली बॉक्स इस साइड को मूव करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 15 न्यूटन राइट में फोर्स लग रहा है और दूसरी साइड से 10 न्यूटन लेफ्ट में लग रहा है, तो आपको नेट फोर्स ऑब्वियसली इसमें 15 में से 10 माइनस करना होगा और 5 न्यूटन राइट साइड बॉक्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, क्योंकि इस साइड वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तीसरी बात बच्चा, फोर्सेस अगर इक्वल और ऑपोजिट हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट लगा रहे हैं, तो बॉक्स की कोई मूवमेंट ही नहीं होगी बच्चा, ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर रहेगा। नेक्स्ट थिंग आती है प्रेशर से हम क्या समझते हैं बच्चा? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी भी सरफेस में फोर्स एक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसी को आप प्रेशर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P = F/A, ठीक है, प्रेशर फोर्स एरिया, एंड यूनिट इसको पास्कल में हम डिराइव करते हैं, पास्कल में हम इसे मेजर करते हैं बेसिकली, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ऑलराइट, ये स्क्वायर है। और यहाँ पर आपको प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। तो इस टेढ़े रिलेशनशिप को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर एरिया ज्यादा होता है बच्चा तो प्रेशर कम लगता है, और अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। इस टेढ़े रिलेशन में उल्टा रिलेशन होता है, तो ये कम है तो ये ज्यादा है तो ये कम, और ये ऊपर सीधा रिलेशनशिप जब भी होता है बच्चा, तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये सीधा दोस्ती वाला रिलेशनशिप है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देखिए। अगर फोर्स इंक्रीज होता है, देखो बच्चा यहाँ पर साफ साफ लिखा है मैंने, अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि P = F/A, साथ साथ सीधा वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि टेढ़े रिलेशनशिप की यहाँ पर बात की गई है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर नाइफ का, ठीक है, इस चाकू का, ठीक है, चक्कू पंजाबी में बोलते हैं, इस चाकू का अगर शार्प एज आपको देखने को मिल रहा है, तो आगे क्या है बच्चा? स्मॉल एरिया है। स्मॉल एरिया तो आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर पाते हैं, सो दैट आप इजिली कटिंग कर सके, चॉपिंग कर सके अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कैमल की बात की जाए तो कैमल की देख रहे हो बच्चा कैसे ब्रॉड फीट हैं, ओके। लार्जर एरिया हो गया, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा और इजिली वो क्या कर सकता है बच्चा? वॉक कर सकता है सैंड पे बिना सिंक किए, उसके पैर धंसते नहीं है, ठीक है। ड्रॉइंग पेन्स और नेल्स बच्चा पॉइंटेड एंड्स होती है, आगे स्मॉल एरिया है तो लार्ज प्रेशर अप्लाई करते हो, सो दैट वो इजिली वुड के अंदर चली जाती हैं, ओके।
स्कूल बैग्स की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो स्कूल बैग्स आपको वाइड शोल्डर स्ट्रैप्स वाले जरूर लेने चाहिए, सोच समझ के लिया कीजिए प्लीज, क्योंकि अब आप साइंस स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वाइड शोल्डर स्ट्रैप वाले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो वेट को, क्योंकि आपने एरिया ज्यादा ले लिया, एरिया ज्यादा तो आपको प्रेशर आपके बैक का कम फील होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है, और आपको लेस पेन भी होगा। अब बारी आती है बच्चा, वेट क्या होता है। जो भी फोर्स, ठीक है, विद विच अर्थ पूल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज योर वेट, ठीक है। ऐसा फोर्स, जिस पर्टिकुलर फोर्स से आपके जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ आपको जो पुल कर रहा है, उसी को आप वेट कहते हैं बच्चा, जिसको आप न्यूटन में मेजर करते हैं, और वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ, ऑलराइट। तो डज अर्थ पुल एवरीथिंग विद द सेम फोर्स, क्या मतलब पर्टिकुलरली हर एक ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स अप्लाई कर रही है प्लैनेट अर्थ? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। हेवियर ऑब्जेक्ट ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और जिनमें सिमिलरली आप कह सकते हैं ज्यादा वेट भी होता है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस की बात की जाए बच्चा, तो ये मेजर किया जाता है वेट के लिए, और साथ साथ बच्चा स्प्रिंग जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ज्यादा आपका जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होता हुआ हमें दिखेगा। अब मास और वेट में क्या डिफरेंस रहता है बच्चा? मास का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ओके। वेट का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है वो आपका वेट है। इसकी यूनिट ग्राम और केजी होती है, इसको हम न्यूटन में डिराइव करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये आपकी चेंज होती है, ये नहीं होती है आपकी चेंज प्लेस टू प्लेस, और ये आपकी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है क्योंकि आपके प्लैनेट अर्थ पर डिफरेंट ग्रेविटी है, मून पर डिफरेंट ग्रेविटी होगी, मरकरी पे डिफरेंट होगी, आपकी जुपिटर पर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अकॉर्डिंगली बच्चा वेट डिफरेंट डिफरेंट जगह पर चेंज होता रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स और एटम्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। इट इज सेम ऑन ऑल प्लैनेट्स, यस, एंड इसका आंसर रहेगा नो, ओके। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के रिगार्डिंग। दो फोर्स, ठीक है, जब भी दो फोर्स एक्ट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वाटर के ऊपर, वो कौन सा है? पहला फोर्स है बच्चा वेट, ठीक है, मतलब जो भी लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा। दूसरा जो फोर्स होगा बच्चा वो होगा बुओयंट फोर्स, जिसको आप अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो कि अपवर्ड मैनर में उसके ऊपर एक्ट हो रहा होगा। अब कोई ऑब्जेक्ट सिंक क्यों करता है, डूब क्यों जाता है बच्चा? क्योंकि वेट ज्यादा है बुओयंट फोर्स से, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स से वेट ज्यादा है, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सिंक कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल पत्थर पानी के अंदर डूब गया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन द वाटर। यहाँ पर आपका स्टोन और कॉइन आप ग्रेट एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, तैर क्यों रहा है? क्योंकि बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट, मतलब जो अपथ्रस्ट है वो इक्वल हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेंसिटी लाइक वाटर से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वाटर की डेंसिटी से वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो आपका वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे बॉल फ्लोट कर रही है, कोई भी आपकी रबर ड्रग है वो आपकी इजिली फ्लोट कर पाएगी। नेक्स्ट थिंग आती है फ्लोटिंग और सिंकिंग में कि ये हैवी शिप्स कैसे फ्लोट कर पाते हैं। लेट मी टेल यू बच्चा, इनका बहुत ही बड़ा वॉल्यूम होता है, ठीक है, और इसके अंदर एयर भी भरी होती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर कुछ एयर भी प्रेजेंट होती है। तो बड़े वॉल्यूम की वजह से और एयर की वजह से बच्चा यहाँ पर लो एवरेज डेंसिटी बन जाती है, जिसकी वजह से आप सिंपल कह सकते हैं वाटर की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और आपका शिप क्या करने लग जाएगा? फ्लोट करने लग जाएगा। शिप के अंदर ब्लैंक स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस में हवा प्रेजेंट होती है, हवा प्रेजेंट होने की वजह से इसकी ओवरऑल डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका शिप जो होता है बच्चा वो इजिली फ्लोट कर पाता है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है बच्चा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो पूरी तरह से या पार्शियल मैनर में लिक्विड के अंदर इमर्स है, डूबा हुआ है, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब उसने जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उतना वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इसीलिए आप सिंपली इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि हैवी रॉक्स कैसे सिंक कर रही हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वाटर को डिस्प्लेस कर रही हैं। वुडन लोग फ्लोट कर पा रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी शिप्स भी फ्लोट कर पा रही हैं, जबकि वो हैवी मेटल की भी बनी हुई है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ बच्चा हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, मेजर टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। तो हम आ गए हैं अपने चैप्टर के एंड पर। तो आप हमसे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम सारे टेलीग्राम आपको अपडेट्स देते हैं कि हम कब लाइव आ रहे हैं, क्या चल रहा है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये हमारा चैट ग्रुप का आपको पर्टिकुलर QR कोड देखने को मिल रहा है। आपके कुछ भी सजेशंस है आप हमें इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय।